हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। हर सर पर ताज होने पर कोई सरताज नहीं होता। हर सर पर ताज होने पर कोई सरताज नहीं होता। एक जन्म क्या 10 जन्म, एक जन्म क्या 10 जन्म लेने पर भी माता पिता के ऋण का विवाक नहीं होता। पढ़ लो दोस्तों, पढ़ लो दोस्तों हंसी खुशी से, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता। सो इस वीडियो में हम लोग जर्नल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। जर्नल अकाउंटिंग मुख्य रूप से ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा जाता है। सो शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी, पहले हम अकाउंटेंसी को देखते हैं। अकाउंटेंसी को समझने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने आप को एक बिजनेसमैन मानकर इन सब को समझने की कोशिश करेंगे तो जनरल अकाउंटेंसी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि अकाउंटेंसी होता क्या है। उदाहरण से समझते हैं कि अकाउंटेंसी होता क्या है। यह आपकी एक कंपनी है, यह एक कंपनी है आपकी। इसमें आप कोई किसी चीज का उत्पादन करते हैं, किसी चीज की बिक्री करते हैं, किसी चीज की खरीदारी करते हैं। अब अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो इस सभी चीजों को, यानी कि खरीदारी तथा बिक्री को किसी खाते में क्या करेंगे, लिखेंगे या एंट्री करेंगे। जब हम किसी खाते में किसी भी जानकारी को, स्पेशली लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो उसे ही अकाउंटेंसी कहा जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमने क्या खरीदा, यहां पर हम लिखेंगे क्या हमने बेचा। तो इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं खाता बुक में और इसको विश्लेषित करते हैं, समराइज करते हैं और आवश्यक सूचना को निकालते हैं। तो इसे ही अकाउंटेंसी कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को अकाउंटेंसी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि अकाउंटेंसी क्यों किया जाता है। अकाउंटेंसी क्यों किया जाता है? अकाउंटेंसी सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ये ऐसी सूचना होनी चाहिए जो क्या हो, जिनका कुछ मूल्य हो। ठीक है, जिनका कुछ मूल्य हो। अब प्रश्न होता है कि ये सूचना किसे प्राप्त करना है, कौन चाहता है इस सूचना को। तो पहला, मालिक, आप चाहते हैं कि मैं अपने कंपनी के बारे में सारी जानकारी रखूं। कर्मचारी भी चाहता है कि कंपनी के बारे में जानकारी हमें रहे। अगर कंपनी लाभ में है तो हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए। और साझेदार भी जानना चाहता है कि कंपनी घाटे में है कि मुनाफे में है, तो उसकी साझेदारी उसी रूप में होगी। और सरकार क्यों जानना चाहती है? क्योंकि सरकार आपसे टैक्स लेती है। आप जैसी सूचना देंगे उसी सूचना के आधार पर सरकार आपसे टैक्स लेगी। तो इतने साझेदार हैं या इतने स्टॉक होल्डर हैं जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो अकाउंटेंसी क्यों की जाती है? सूचना प्राप्त करने के लिए। और सूचना किन किन लोगों को जरूरत है? मालिक, कर्मचारी, साझेदार और सरकार। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अकाउंटेंसी करने का उद्देश्य क्या है। अकाउंटेंसी का उद्देश्य क्या है, यानी जो हम ये लिखते हैं लेनदारी को उससे सूचना निकालते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पहला, लाभ हानि को पता लगाया जा सके कि कंपनी कितने घाटे में है
या कितना मुनाफा है। दूसरा, दक्षता को बढ़ाने के लिए, अगर कंपनी घाटे में है तो उसकी दक्षता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तीसरा, वित्तीय स्थिति जानने के लिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति जानने के लिए, इसलिए अकाउंटेंसी की जाती है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अकाउंटेंसी की सीमा क्या होती है। सीमा का मतलब होता है कि कोई इसमें फीडबैक होता है या नहीं। तो सामान्यतः सभी चीजों में फीडबैक पाया जाता है, कोई भी चीजें 100% परफेक्शन की अवस्था में नहीं रहती है। पहली सीमा इसकी है, पहली सीमा, केवल कैश को ही रिकॉर्ड किया जाता है, केवल कैश को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी सीमा, गुणवत्ता को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, गुणवत्ता को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तीसरा, मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता। ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी में कमियां हैं। अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी की शाखाएं कितनी हैं। मैंने ये बताया आपको कि अकाउंटेंसी होता क्या है, मैंने यह बताया कि अकाउंटेंसी क्यों किया जाता है, अकाउंटेंसी का उद्देश्य क्या होता है, इसकी सीमा क्या होती है। अब हम इसके ब्रांच को देखते हैं। पहली ब्रांच, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। दूसरा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तीसरा, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में क्या होता है, हम कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी कहा जाता है। और कोई ऐसी अकाउंटेंसी है जिससे कंपनी की क्या वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मिल रही है, तो उसे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, आपकी कंपनी है, आप कोई चीज उत्पादित कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप चप्पल का उत्पादन कर रहे हैं। अब प्रति चप्पल कितनी लागत है, प्रति यूनिट या प्रति इकाई कितनी लागत है, जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। और एक बिजनेसमैन चाहता है कि प्रति यूनिट लागत को क्या किया जाए, कम किया जाए। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इस अकाउंटेंसी में हम प्रबंधन का अध्ययन करते हैं और प्रबंधन को बढ़ाकर हम क्या करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को लाभ में रखना चाहते हैं। तो 3 प्रकार से इसको देखा जा सकता है, 3 ब्रांच है, बस आप लोगों को इतना ही जानना है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गया और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो गया। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। ये 2 प्रकार की होती है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी 2 प्रकार की होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री
सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को देखते हैं। अगर आपकी छोटी दुकान है तो आप देखेंगे कि दुकानदार केवल उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जिसको उसने बेचा है, जिसको उसने बेचा है। अब अगर आप केवल बिकी हुई चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो ये संभावना है कि आप उस दुकान के बारे में ज्यादा सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इसे छोटे दुकानदार इसको अपनाते हैं। एक इसमें पॉइंट है नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट यानी जो कंपनी नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार इस सिस्टम का उपयोग करते हैं। दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर इन्होंने कोई सामान बेचा तो उसको भी लिखेंगे, कोई सामान खरीदेंगे उसे भी लिखेंगे। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये प्रायः कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, यानी कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपनाया जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी में सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम नॉन कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती हैं वो अपनाती हैं, यानी छोटे छोटे दुकानदार, और डबल एंट्री सिस्टम को कॉर्पोरेट कंपनी या जो कॉर्पोरेट स्तर की कंपनी है वो अपनाती है। और ये डबल एंट्री सिस्टम को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कंपनी अधिनियम 2013। अब कुछ शब्दावधि है जनरल अकाउंटिंग में जो जानना आवश्यक है, जानने के बाद ही हम अकाउंटेंसी को आसानी से समझ सकते हैं। पहला है अकाउंट। अकाउंट उदाहरण से समझते हैं। ये आपका बैंक है, आपने यहां पर कुछ पैसा जमा किया और आप कुछ पैसा जमा करते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं। दोनों की एंट्री बैंक के कर्मचारी करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, अकाउंट के अंतर्गत। बैंक के खाते को लेकर अकाउंट को समझा जा सकता है। इसी हेड, इसको कहते हैं शीर्षक कह सकते हैं। आपका नाम लिख देंगे और उसी के अंतर्गत सारा अकाउंट की जानकारी रहेगी, ठीक है। अब दूसरा शब्द है एंटिटी। एंटिटी का यहां पर अर्थ यह रहेगा कि एक सिंगल कंपनी। वैसे एंटिटी का अर्थ होता है कि जिसका अलग अस्तित्व हो, उसे एंटिटी कहते हैं। इकाई, जिसको इकाई भी कहते हैं, यानी जो अपने आप में एक अलग हो, उसे एंटिटी कहते हैं। यानी एक कंपनी हो गया, ओनर हो गया, कर्मचारी हो गए, तो सबका अलग अलग क्या है, अस्तित्व है। नेक्स्ट शब्द है एसेट। एसेट इसको बोलते हैं परिसंपत्तियां। एसेट को क्या बोलते हैं, परिसंपत्तियां। अब एसेट को हम एसेट होता क्या है, उदाहरण से हम समझते हैं। आप कोई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, कैश चाहिए, क्या चाहिए, और लैंड चाहिए, और क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। ये चीजें आपको आवश्यक, इन्हीं को कहते हैं परिसंपत्तियां, ठीक है। कैश, लैंड, मशीनरी और बहुत सारी चीजें। अब एसेट क्या हो गया, कैश हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई। आपका अनुभव हो गया, आपका जो अनुभव है उसे भी एसेट माना जाता है। अभी समझेंगे कैसे हमारा अनुभव एसेट है। एसेट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग है मूर्त
टेंजिबल एसेट, दूसरा है अमूर्त। मूर्त, अमूर्त, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कैश, इसे हम छू सकते हैं, लैंड, इसे हम छू सकते हैं, मशीनरी, इसे हम छू सकते हैं, ये मूर्त एसेट है। अमूर्त एसेट जिसे हम छू नहीं सकते किंतु वो एसेट है, जैसे अनुभव, अनुभव। उदाहरण से समझते हैं, अगर ये कंपनी आपकी नहीं है और आप इसमें केवल कर्मचारी हैं, अब आप इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी आपने ले ली, आपका अनुभव, आपको अनुभव आ गया। अब अनुभव आ गया, आपने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और एक अलग कंपनी स्थापित की, तो ये आपका अनुभव ही है जो कंपनी स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इसे कहते हैं अमूर्त। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कॉपीराइट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल, गुडविल भी कह सकते हैं, क्या है? एसेट है। गुडविल को समझते हैं, एक कंपनी है टाटा, अगर टाटा को देखेंगे तो बहुत ज्यादा गुडविल रखती है और हर व्यक्ति टाटा के सामान को लेने पर अच्छा फील करते हैं। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ये कंपनी एक है, ये दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम, भारत की कंपनी है कोई, मान लेते हैं रिलायंस है, और इस कंपनी का नाम एप्पल है। ये उत्पादन कर रही है किसका? लैपटॉप का, लैपटॉप का, ये भी लैपटॉप का उत्पादन कर रही है, लेकिन एप्पल का लैपटॉप बहुत ज्यादा महंगा है, इसका लैपटॉप महंगा नहीं है। किस लिए महंगा है? ब्रांड, ब्रांड इसे ही कहते हैं। ब्रांड को हम गुडविल के रूप में समझ सकते हैं कि कंपनी एक है और उसका ब्रांड ऐसा होगा कि वो अपने नाम से किसी भी चीज को जब बेचती है तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है, तो उसे किसमें रखते हैं? इंटेंजिबल एसेट में रखते हैं। ठीक है, अब एसेट को अन्य आधार पर बांटा गया है, इसको कहते हैं फिक्स एसेट और एक को कहते हैं करंट एसेट। उदाहरण से फिक्स एसेट और करंट एसेट को समझते हैं। फिक्स एसेट, जैसे आपकी कंपनी है, आपने कोई मशीन खरीदी, तो जो आपने मशीन खरीदी उसको बेचने के लिए नहीं खरीदी, तो ये आपका क्या है? फिक्स्ड एसेट है। अब आपने कोई ऐसा सामान खरीदा जिसको आप दोबारा बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, तो ये आपका क्या है? करंट एसेट। यानी कोई भी सामान जिसको आप एक साल में बेच देते हैं तो वो करंट एसेट होता है। यानी कि ये लघु काल में, अगर इसकी विशेषता देखें तो लघु काल, और ये दीर्घ काल में, दीर्घ काल। ये उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है और करंट एसेट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट शब्दावली जो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, इसको हिंदी में लेन देन कहते हैं। अब कंपनी का उदाहरण लेकर हम समझते हैं, कंपनी को कोई मटेरियल लेना है तो उसने उसको लिया किसी से और उसको क्या किया? उसका रूप परिवर्तित करके उसे बेचा। ठीक, अब कंपनी कैश लेती है, कैश से सामान खरीदती है और कैश में सामान बेचती है,
इसी को हम क्या कहते हैं, लेन देन कहते हैं। यानी कंपनी जो खरीदती बेचती है सामानों को, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये दो रूप में हो सकता है। ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, दो रूप में हो सकता है। देखते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है समझते हैं। अब एक कंपनी है आपकी एक कंपनी है, उसका क्या नाम है, रिलायंस मान लेते हैं, रिलायंस। अब वो जो सामान को बेच रही है वो तुरंत कैश को प्राप्त कर बेच रही है। जैसे डेटा आप लेते हैं, तुरंत आप कैश किसको देते हैं, रिलायंस को देते हैं, तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे कोई कंपनी है, अब अपना सामान वो बेचती है किंतु कैश तुरंत प्राप्त नहीं करती, 2 महीना 3 महीना पर कैश प्राप्त करती, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और व्यवसाय में सामान्यतः इसका ज्यादा बोलबाला रहता है। किसके माध्यम से होता है, हुंडी के माध्यम से। किसके माध्यम से, हुंडी के। हुंडी क्या होता है, अब एक साधारण भाषा में आप समझ लीजिए, एक पर्ची होती है, इसी पर लिखा होता है कि इतना सामान फला आदमी लेकर गया है, और ये जब पर्ची 3 महीने के बाद वापस आएगी तो इसको पैसा दे दिया जाएगा। तो कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी को उदाहरण से हम समझेंगे कि लायबिलिटी होती क्या है। ठीक है। अब ये कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ठीक है। अब आपने कंपनी स्थापित किया तो आपको क्या चाहिए, कैश चाहिए। क्या चाहिए, कैश चाहिए। अब कैश चाहिए लेकिन आपके पास कैश नहीं है। आपके पास जो भी कैश था उसमें आपने क्या किया, ये कंपनी स्थापित कर दी, लेकिन उसे ऑपरेशनल बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप जाते हैं बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। आप जाते हैं साझेदार के पास, साझेदार अच्छा शब्द नहीं होगा यहाँ पर, मार्केट, बाजार या मित्र, क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं और कहते हैं कुछ दिन बाद मैं ये पैसा वापस कर दूंगा। तो आप क्या हो गए, इन तीनों के प्रति लायबल हो गए। इसी को बोलते हैं लायबिलिटी, देनदार। यानी कि आप क्या इतना किसी के देनदार हो गए, इसी को लायबिलिटी बोलते हैं। अब लायबिलिटी दो रूपों में समझा जा सकता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आपकी कंपनी है, अब कंपनी में मजदूर काम करते हैं। क्या करते हैं, मजदूर काम करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि मजदूर को जो पैसा दिया जा रहा है उसको मैं 4 महीने के लिए रोक लूं और मजदूर को बता दूं कि आपकी सैलरी 4 महीने के लिए रोकी जा रही है, और जब 4 महीने बाद आपकी सैलरी आपको दी जाएगी तो विद इंटरेस्ट दिया जाएगा। मजदूर भी खुश कि 4 महीने बाद सैलरी मिलेगी तो उसका हमें मुनाफा भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आप क्या हो गए, कंपनी के अंदर ही जो कर्मचारी है उनके प्रति क्या हो गए, लायबल हो गए। तो उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल, जैसे बैंक, बाजार, इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5 मिनट
अब है कैपिटल। कैपिटल 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 को समझते हैं, इसे पूंजी कहते हैं। अब कैपिटल किस फॉर्म में हो सकता है? कैश फॉर्म में हो सकता है कैपिटल, लैंड फॉर्म में हो सकता है कैपिटल, मशीनरी फॉर्म में हो सकता है कैपिटल, और फॉरेन मनी के रूप में हो सकता है कैपिटल, हो सकता है। ये पूंजी है, ठीक है। कैपिटल क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। एक कैश में भी हो सकता है, लैंड में भी हो सकता है, मशीनरी में भी हो सकता है, और फॉरेन मनी में हो सकता है, ठीक है। अब कैपिटल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, करंट कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको इतना ही जानना है कैपिटल में कैश भी आता है, लैंड भी आता है, मशीनरी भी आती है, और फॉरेन मनी भी आता है। अब हम देखते हैं सेल। क्या देखते हैं? सेल। किसी भी चीज की बिक्री करने को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोई कंपनी है तो उसने अपना सामान क्या किया? बेचा, तो उसे ही हम कहते हैं सेल। सेल भी दो रूपों में होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल, क्रेडिट सेल। आपको अंदाजा लग गया होगा, कैश सेल मतलब तुरंत आपको पैसा मिलेगा, क्रेडिट सेल में कुछ समय बाद मिलेगा आपको पैसा, ठीक है। तो ये हो गया सेल। अब देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम एक सूत्र के द्वारा समझते हैं। रेवेन्यू बराबर इनकम माइनस एक्सपेंस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब रेवेन्यू को हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी को बहुत सारा लाभ हो रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो कंपनी क्या करती है? उस पैसे को मार्केट में लगा देती है, बैंक में जमा कर देती है, तो उसका क्या उससे मिलता है? लाभ मिलता है, ब्याज मिलता है। तो उसको भी क्या करते हैं हम? जो कंपनी को ब्याज मिल रहा है, उसको भी हम रेवेन्यू में रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनकम क्या होता है। इनकम में कंपनी का लाभ तो है ही है, उसके साथ उसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं उनका भी लाभ जोड़ा जाता है, ये पूरा फायदा। और क्या रहेगा? साल भर में, इसको हम इनकम कहते हैं, या तिमाही पर। आप देखते होंगे हर तीसरे महीने, 4 महीने में अखबार में आता है कि टाटा को इतना लाभ हुआ, इतना इनकम हुआ, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इनकम, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इतना बहुत है, अगले वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।